बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन आपके पास होते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन होते समय। सो फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन को डिफाइन हम कैसे करते हैं? तो कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉमनली नाउन एज रस्टिंग। जब आयरन कोरोड होता है, डिटोरिएट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। ठीक है, अब उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या थे? तो हमने कल पढ़ा था कि कोरोजन के लिए या रस्टिंग के लिए आपके पास जो कंडीशन नेसेसरी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, वो दो कंडीशंस है। एक है मॉइस्चर यानी नमी, या जिसको हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, और दूसरा आपके पास होता है एयर यानी ऑक्सीजन। ठीक है, अब जितना भी आयरन अगर इन दो कंडीशन में मौजूद होगा, मतलब कि कोई आयरन है और वो मॉइस्ट कंडीशन में एयर की मौजूदगी में है आपके पास, तो वो क्या होगा कि वो रस्ट हो जाएगा, जंग उसको लग जाएगा। ठीक है, और जंग, ये रस्टिंग या कोरोजन हमने पढ़ा था कि ये स्लो, ठीक है, और कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्लो है और कंटिन्यूस है, आपके पास आहिस्ता से हो रहा होता है और मुसलसल जारी रहता है। ठीक है, फिर डियर विल बी नो रस्टिंग, आपको बताया जा रहा है कि जो दो कंडीशंस आपके पास नेसेसरी है, उनमें से अगर एक भी नहीं है तो आपको रस्टिंग आपके पास नहीं होगी। ठीक है, देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर वेपर्स। अगर वाटर वेपर्स मौजूद है, एयर नहीं है, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। अगर एयर मौजूद है और वाटर वेपर्स उसमें नहीं है, यानी ड्राई एयर है आपके पास, तो भी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर आयरन रस्ट बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमने पढ़ा था कल कोरोजन में ही कि रस्टिंग में या कोरोजन में रिएक्शन होता है बिटवीन ऑक्सीजन और उस सब्सटेंस के दरमियान। ठीक है, और उसके साथ साथ चाहिए होता है वाटर। ठीक है, तो मतलब ये तीन रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं, वाटर, ऑक्सीजन एंड दैट सब्सटेंस जो कोरोड हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि आयरन रस्ट बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म ब्राउन हाइड्रेटेड मास, लाइक उसका नेम क्या है केमिकल? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड दैट हैज़ अ फार्मूला ऑफ Fe2O3.X H2O। यहाँ पे x लिखा हुआ है। x मतलब कि जैसे आप मैथ्स में लेते हो ना, x इज़ वेरिएबल गिवन फॉर या टेकन फॉर अ नंबर विच इज़ अननोन। ठीक है, तो आपको जो भी, मतलब आप x की जगह कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 6 जो भी है आपके पास नंबर, आप उसकी जगह लिख सकते हो। तो मैथ्स में जो x आप वेरिएबल पुट करते हो एज अ कोएफिशिएंट, ठीक है, तो उसकी जगह आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जो चीज़ आपको अननोन होती है, तो मैथ्स में या फिज़िक्स में या किसी भी कैलकुलेशन में आप उसकी जगह क्या पुट करते हो? एक्स पुट करते हो। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली क्या पुट करते हैं? एक्स पुट करते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं कि आयरन जब रस्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ आयरन कंबाइन हो जाता है और वाटर की मौजूदगी में, तो एक हाइड्रेटेड मास बन जाता है, ब्राउन हाइड्रेटेड मास। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेटेड मास। हाइड्रेटेड मास ये X2O के लिए लिखा गया है। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनके साथ वाटर होगा, ठीक है, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ये वाटर आप देखिए। ठीक है, तो ये जो आपके पास ऐसे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके साथ वाटर होगा कम्बिनेशन में, जैसे कि कॉपर सल्फेट के साथ H2O है, इस तरह से सोडियम सल्फेट के साथ H2O है, इस तरह से यहाँ पे भी Fe2O3 के साथ X2O लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी ये X2O डॉट में लिखा हुआ होता है, इस पानी को हम कहते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कुछ सब्सटेंसेस होती है, जब उनके क्रिस्टल बनते हैं ना, तो वो अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उस पानी को कहते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो ये हाइड्रेटेड वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये उसके लिए है। जैसे इसके लिए हम कहेंगे, तो हम कहेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। ठीक है, या आप उसको इस तरह भी कह सकते हो, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इस तरह से सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट। ठीक है, डिका 10 के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंड हाइड्रेट इज़ फॉर H2O। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आपको कह रहे हैं कि ये ब्राउन, तो उसका कलर होता है जंग का, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ब्राउन हाइड्रेटेड मास ऑफ फेरिक ऑक्साइड आपके पास बन जाता है जब भी आयरन रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ
वाटर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग। ये देखिए आपको डायग्रामेटिकली बताया जा रहा है। ये आपके पास एक आयरन ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे डेंट पड़ गया हुआ है। क्या पड़ गया हुआ है? डेंट। डेंट जानते हो, वो जो दाग लग जाते हैं, जैसे वो स्क्रैच से लग जाते हैं, ठीक है। तो वो उसकी बात कर रहे हैं। जब ये डेंट पड़ा हुआ है तो ये नॉर्मली उसके लिए बात करें जब आपने उस पर कोई पेंट वगैरह चढ़ाया होता है ना, तो उसकी बात करें। अगर पूरा एक्सपोज है तो फिर तो कहीं पे भी ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। जो एक्सपोज पार्ट है, यहाँ पे ये डेंट जो बनाया हुआ है, दैट मीन्स कि ये वो एक्सपोज पार्ट है। पर इसका और जो हिस्सा है उस पे आपके पास क्या है, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके लिए ये किया गया है कि जो और पार्ट है पर इसका वो कवर्ड है विद पेंट और अदर सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये डेंट जो पड़ा हुआ है, जैसे गाड़ियों में अक्सर डेंट पड़ जाते हैं ना, डेंट दाग को कहते हैं ना, वो जो जब एक्सीडेंट होता है तो उसका पेंट अगर हट जाता है तो उसका जो आयरन होता है वो एक्सपोज हो जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो डेंट पड़ जाता है वो आपके पास एक्सपोज पार्ट होता है, एक्सपोज पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली बताया जा रहा है कि जो डेंट पड़ जाता है आयरन में, ठीक है, ये उसका एटमॉस्फेयर है जिसमें वाटर भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। देखिए वाटर वेपर्स भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी साथ में मौजूद है, ठीक है। तो दो कंडीशंस तो मौजूद है रस्टिंग के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, वाटर प्लस ऑक्सीजन, वो दोनों मौजूद है। तो रस्टिंग इज़ मोर विलिंग टू हैपन, ठीक है। यहाँ पे रस्टिंग होगा आपके पास, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले जहाँ पे डेंट पड़ जाता है तो वो वाला रीजन जो एक्सपोज पार्ट ऑफ आयरन है, दैट पार्ट एक्ट्स एज अ एनोड। अब यहाँ पे एनोड क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। और Ep से ये जो आयरन है Fe, उससे आपके पास बन जाएगा Fe+2, ठीक है। अब +2 आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ये वाला हिस्सा होता है जहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होते हैं, उस हिस्से तक क्या होता है कि ये मतलब यहाँ पे जो हिस्सा होता है आपके पास, या यहाँ पे जो जहाँ पे भी आपके हिस्सा ले लेते हो, लेकिन वो पार्ट जो जहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर ज़्यादा है, वो वाला हिस्सा, चाहे वो यहाँ पे ज़्यादा हो या यहाँ पे आपको दूर दूर, इसलिए क्या कहा गया है कि आपको समझ आ जाए कि ये वाला हिस्सा जहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर ज़्यादा है या मुयस्सर है उनको, तो उस हिस्से तक ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लॉस हुए 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और वाटर क्या करेंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे और ये उसको गेन करेंगे, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को, और आपके पास OH आयन बन जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आपके पास कौन कौन सी रिएक्शंस होते हैं वो हम केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आयरन के रस्टिंग के दौरान आपके पास जो जहाँ पे डेंट पड़े होते हैं वो एनोडिक साइट होता है, वहाँ पे आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी वो होगा कैथोडिक साइड। दैट मीन्स कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, रिडक्शन वहाँ पे अकर होगा। यहाँ पे डेंस वाले एरिया पे जो एनोडिक साइट है वहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर होगा। वो वाला हिस्सा जहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन मुयस्सर है तो वहाँ पे आपके पास होगा रिडक्शन, ठीक है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर होगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग आपके पास है, तो डेंट्स एंड स्टेन्स आर द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, ठीक है। आपने याद रखना है, हमने कल भी पढ़ा था कि जो एक्सपोज पार्ट होते हैं वहाँ से कोरोजन स्टार्ट होता है। एक्सपोज पार्ट मीन कि जो हिस्सा आपके पास अनकवर्ड होता है, जो इन्वायरमेंट की तरफ रुख होता है जिस हिस्से का, या जो हिस्सा इन्वायरमेंट की मतलब इन्वायरमेंट में होता है, आपके पास इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, रस्टिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डेंट्स और स्टेन्स जो होते हैं, डेंट्स और स्टेन्स दोनों सेम बात होती है। डेंट्स वो जो एक्सीडेंट से आपके पास दाग लग जाते हैं, ठीक है, और स्टेन्स भी दाग दाग को ही कहते हैं। तो आर द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। डेंट्स और स्टेन्स जो होते हैं ये साइट्स होते हैं रस्टिंग के लिए, मतलब वहाँ पे रस्टिंग आपके पास अकर होता है, क्योंकि वही हिस्सा होता है जो जिससे पेंट या जो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना होता है वो हट जाता है ना। जैसे गाड़ियों में अक्सर एक्सीडेंट के दौरान वो अक्सर उसका कलर उतर जाता है ना कुछ हिस्से से, तो फिर वो जंग उसको लग जाता है। तो यही आपको बताया जा रहा है। दीज साइड्स से जो डेंट्स और स्टेन्स वाले साइड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एनोडिक साइट या एनोडिक रीजन्स, ठीक है। और वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर होगा। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, ठीक है।
ऑन दिस साइड, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखिए ये 2 Fe है आपके पास, आयरन है आपके पास, ठीक है। और वो आयरन जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और आयरन आयन बना रहे हैं, ठीक है, फेरिक आयन Fe+2। और उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस हो रहे हैं, 4 इन अ सेंस कि 2 इलेक्ट्रॉन एक आयरन लॉस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द मेटल। अब किसी चीज़ से उसका कोई हिस्सा लॉस होगा ना, तो वो चीज़ डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। जैसे कि अगर आयरन से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो आयरन क्या होगा, आयरन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द मेटल शीट। जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होते हैं ये उस मेटल शीट के अंदर मूव करते हैं एक ऐसी रीजन तक जहाँ पर हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और वाटर मौजूद होता है नियर द सरफेस। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल शीट के अंदर मूव करते हैं तब कहाँ तक, वहाँ तक जहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद होता है नियर दी सरफेस, ठीक है। दिस साइड्स एक्ट्स एज अ कैथोडिक साइड, मतलब वो रीजन जहाँ पे हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाटर होता है उस रीजन को हम कहेंगे यहाँ पे कैथोडिक साइड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन अगर होगा, क्या अगर होगा, रिडक्शन। रिएक्ट विद वाटर, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे विद वाटर ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि वाटर ऑक्सीजन के साथ ये ऐड होंगे, ठीक है। और आपके पास बन जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2:O है प्लस O2 है, तो दैट मीन्स कि 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये भी देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। और फिर 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एक ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके गेन करके 4OH बन जाते हैं आपके पास। दैट मीन्स कि 2 चीज़ें यहाँ पे आपके पास बन चुकी है, 2 चीज़ें, ठीक है। एक Fe+2 बन गया हुआ है, दूसरा OH बन गया हुआ है, ये 2 चीज़ें, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जो लॉस हो रहे थे वही यहाँ पे गेन हो गए, तो ये ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर ये जो Fe+2 है, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो उसको और भी क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है, मतलब कि इससे एक इलेक्ट्रॉन और भी निकाल लेता है, जिससे आपके पास Fe+2 कन्वर्ट हो जाता है इंटू Fe+3, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस हो जाता है। फिर वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है वो तो उसको गेन कर लेता है, तो बस यहाँ पे आपके पास इस इलेक्ट्रॉन की मतलब ख़त्म हो जाती है उसकी एक्टिविटी, रिएक्टिविटी वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 4OH आयन बने थे उसमें से 3 OH आयन यहाँ पे क्या करते हैं कि इस Fe+3 आयन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और आपके पास बन जाता है EpOH3। ये भी आपके पास रस्ट का ही फार्मूला है और वो वाला भी आपके पास क्या है, रस्ट का फार्मूला है, ठीक है। क्लियर। द रस्ट मास इज सॉफ्ट, ठीक है। ये क्या होता है, रस्ट का जो मास होता है आपके पास ये सॉफ्ट होता है, नरम होता है और पोरस होता है, सुराखदार होता है नेचर में। इस वजह से ये प्रिवेंट नहीं करता फर्दर एटमॉस्फेरिक एक्शन को। और एक दफ़ा अगर लोहे में जंग लग जाता है तो फिर वो तब तक जारी रहता है अगर आप उसको रोकते नहीं हो, जब तक आपके पास पूरा लोहा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज़ में सुराही होंगे तो उसमें एयर घुस सकेगा, पानी घुस सकेगा, और पानी और एयर आयरन को मिल रहा है तो कोरोजन स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ कि कोरोजन ऑफ आयरन को हम कॉमनली रस्टिंग कहते हैं। फिर नेसेसरी कंडीशन जो रस्टिंग के लिए हमने पढ़ी वो थी मॉइस्चर और एयर था, ठीक है। और रस्टिंग आपके पास इन 2 कंडीशंस पे मुनहसर होता है। अगर ये 2 कंडीशंस उनको साथ प्रोवाइड है तो वो रस्टिंग होगा, अगर नहीं प्रोवाइड तो रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर सिर्फ वाटर है, एयर नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगा, अगर एयर है वाटर नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रस्टिंग जब होती है तो उसमें असल में क्या होता है, तो रस्टिंग में आयरन जो होता है वो कंबाइन हो जाता है विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एक ब्राउन हाइड्रेटेड मास बन जाता है जिसका केमिकल नेम है फेरिक ऑक्साइड, हैज़ अ फार्मूला ऑफ Fe2O3.H2O और हम इसको EpOH3 कहते हैं, ठीक है। ये भी उसका एक फार्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डायग्रामेटिक पढ़ा कि जो डेंट्स और स्टेन्स होते हैं वो आपके पास एनोडिक साइट होते हैं, वहीं पे रस्टिंग आपके पास स्टार्ट होती है क्योंकि वही पार्ट आपके पास एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। और वो रीजन जहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है वो कैथोडिक साइट होते हैं। एनोडिक साइट पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आयरन आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे थ्रू द आयरन शीट। और वो कहाँ मूव करेंगे, वो उस जगह तक जहाँ पर
वाटर और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वहीं पे जाके ये इलेक्ट्रॉन उस वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएंगे। फिर वो जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो रिएक्ट करेंगे विद आयरन, ठीक है। आयरन को हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करने से पहले जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर लेता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन और भी उससे लॉस हो जाता है, जिससे Fe+3 बन जाता है। Fe+3 जो आपके पास होता है, ठीक है, वो बन जाता है और फिर वो OH के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि जो आयरन होता है उसको पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसको और ऑक्सीडाइज कर लेता है, उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उससे एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, जिससे आपके पास Fe+3 बन जाता है। और जो OH आयन बने हुए होते हैं उनमें से 3 आपके पास रिएक्ट कर लेते हैं विद दी Fe+3 और उससे आपके पास बन जाता है EpOH3 जो कि रस्ट है। रस्ट आपके पास क्या होता है, एक पोरस होता है, मटेरियल होता है, और दूसरी बात ये कि ये नरम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। इस वजह से इसमें ये फर्दर एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को नहीं रोक सक रहा होता और मुसलसल आपके पास रस्टिंग जारी रहेगी तब तक जब तक आपके पास पूरा जो आयरन है वो रस्ट नहीं हो जाता, वो जंग उसको नहीं लग जाता, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई मसला हो या कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है।